हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के रिवीजन की। यार अब पीवाईक्यूज के सेशन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास भी दिन कम बचे हैं और पीवाईक्यूज तुम देख भी नहीं पाओगे। मैं शीट्स भेज दूंगा, उनके सोल्यूशंस भी कोशिश करके डाल दूंगा, दोनों चीज़ें डाल दूंगा। और किसी एक चैप्टर की केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज मैं डिस्कस भी कर दूंगा, ठीक है। आज केमिकल काइनेटिक्स आ रही है, कल हमारे पास सॉलिड स्टेट आ जाएगी और फिर एक दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चारों चैप्टर मैं कोशिश करके डिस्कस कर दूंगा। 26 तारीख के बाद कोशिश करता हूँ कि कोई वीडियो ना डालूँ, तुम्हारा टाइम बहुत कम बचेगा, एक हफ्ता बचेगा, तो 26 तारीख के बाद कोई वीडियो का मतलब नहीं बनता है। इसलिए 26 तारीख के बाद कोई वीडियो नहीं है ना, उससे पहले ही सब कुछ करके ख़त्म करेंगे हम लोग। केमिकल काइनेटिक्स के रिवीजन को शुरू करते हैं। तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ भी रहे होगे मेरी बात को और रिवीजन से फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल मतलब केमिस्ट्री और काइनेटिक्स मतलब काइनेमेटिक्स जैसा फील होता है। तो ये रेट की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है कि रिएक्शन का रेट कितना होगा, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स का मेन फंक्शन जो है वो रेट निकालना नहीं है, मेन फंक्शन उसका है केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म को डिटरमाइन करना। ये पर्पज़ है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का। फिलहाल हम लोग रेट की बात कर रहे हैं। रेट क्या है? चेंज इन एनी एंटिटी पर यूनिट टाइम, जैसे वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। द फंक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, मैंने क्या कहा था, दो फंक्शन है मेन। कौन कौन से? एक तो रेट निकालना और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन निकालना। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बताता है कि कोई प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके स्पॉन्टेनिटी का रेट नहीं बताता, यानी कि कितनी देर में प्रोसेस होगा, कब होगा, ये बात नहीं बता पाता। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बता रहा है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने दिनों में होगी या सालों में होगी। मतलब थर्मोडायनेमिकली हम सब लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन दिन कम बचे हैं, उसके हिसाब से काइनेटिक्स ही डिटरमाइन करेगी, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी के लिए क्या होता है? डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन जीरो होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और इक्वल टू जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस बट डज नॉट टेल अबाउट द रेट एट विच इट अकर्स। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम बेसिस पे रिएक्शन को डिवाइड करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो सकती हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे एसिड बेस रिएक्शन होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, और मॉडरेट रेट पे रिएक्शन जो लेफ्ट फ्रेम ऑफ टाइम में हो जाती है, मतलब फ्रॉम सेकंड्स टू आवर और डेज दे विल बी कंप्लीटेड, मतलब जिनका रेट हम लोग मेजर कर सकें। लेकिन अगर हम मेजर करना चाहें कि नहीं, हम कहें कि रस्टिंग ऑफ आयरन का रेट मेजर करना है, तो भाई एक उम्र कम है क्योंकि 6-6 महीने रस्टिंग होगी और तुम बहुत परेशान हो जाओगे, उसे देख नहीं पाओगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन चेंज और इधर ऑफ रिएक्टेंट और ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयर आर टू वेज टू मेजर द स्पीड एट विच द रिएक्टेंट डिसअपियर, और दूसरा कौन सा है? द रेट एट विच प्रोडक्ट अपीयर्स। तो मतलब या तो रिएक्टेंट के खत्म होने का रेट निकाल लो या प्रोडक्ट के बनने का रेट निकाल लो, दोनों से ही हम बात कर सकते हैं। इन जनरल क्योंकि हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो हम रिएक्टेंट से शुरू करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात हम नहीं करते हैं। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट होगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा डी सी बाई डी टी। ये सब बहुत छोटी बातें हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो अगर ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है तो विद टाइम क्या होगा कि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा? कम होगा, और बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज टाइम का ग्राफ बनाएं तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा इस पॉइंट पे, ये जो स्लोप आ रहा है टेंजेंट का, दिस इज कॉल्ड द रेट। तो इसे माइनस डी ए बाई डी टी लिख रहे हैं क्योंकि स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव है, देख लो ध्यान से, एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक। फॉर प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? प्रोडक्ट क्योंकि बन रहा होगा तो स्लोप कैसा आ रहा है? देखो पॉजिटिव आ रहा है ये स्लोप। टेंजेंट का स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डी बाई डी टी पॉजिटिव साइन होगा, यानी कि बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब अगर ए से भी कोई रिएक्शन है, ये कलर भी दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अगर ए से भी कोई रिएक्शन है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो आर को हम क्या लिख देंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन, इसे रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसका सवाल छोटा छोटा एक आध बार एडवांस में पूछा जा चुका है, ठीक। तो ए प्लस बी गिव सी प्लस डी हो तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी और प्लस डी डी बाई डी टी। ध्यान रखेंगे कि हमने इसमें 1 मोल लिया था तो हमने हर किसी को 1 मोल बना के ही फायदा है हमारे पास। तो अगर ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम डी हो तो क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू माइनस
1/a dA/dt इज इक्वल टू -1/b dB/dt प्लस 1/c dC/dt और प्लस 1/d dd/dt लिख देंगे इसे। तो यहाँ से हम रेट एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। देख लो पर मोल है, यानी कि एक मोल ए से बी के कितने लगेंगे, b/a मोल्स लगेंगे। एक मोल ए के से बी के कितने लगेंगे, b/a लगेंगे। तो बी का इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो b/a लग रहा है नहीं लग रहा है ना। सिंपल बात है ये, तो रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन मैंने लिख के रखा है पहले से, वैसे तुम लिख भी सकते हो क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, इसे होमवर्क देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हम इसे हटा भी दें, मान लो एक मोमेंट के लिए हटा देते हैं, तो क्या लिख दोगे रेट एक्सप्रेशन, बोलो। सब लोग लिख लेंगे। आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/2 dNO2/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNO/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ O2, है कि नहीं। अमोनिया के लिए क्या करेंगे कि 4 अमोनिया लिखा, तो इसके लिए भी हम लोग रेट कांस्टेंट मतलब रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब सवाल ऐसा आया, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिएक्टेंट द रेट फॉर्मेशन ऑफ O2 इज दिस। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी हमें रेट दे रखा है वो kg/h में दे रखा है, तो हम उससे क्या करेंगे, मोल्स में निकाल लेंगे, डायरेक्ट kg में नहीं निकालेंगे, ठीक है। कभी भी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को घर से अटेम्प्ट करना, सॉल्यूशन पूरा हो रखा है, आराम से लग जाएगा। बस kg/h को किस में कन्वर्ट करना होगा, मोल्स/h में कन्वर्ट करना होगा। अमोनिया का रेट निकाल लेंगे और फिर उसे कन्वर्ट कर देंगे किस में, kg/h में नंबर ऑफ मोल्स की मदद से। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दो तरह की हो सकती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो सकती हैं। एलिमेंट्री वो रिएक्शन वो है जो एक सिंगल स्टेप में हो जाती है, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगी, जिसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट ना बने, वो हमारे पास कैसी रिएक्शन है, वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। जैसे NO+O3 जब NO2+O2, ठीक। हम केवल देख के रिएक्शन को ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, हम ये नहीं बता सकते। मेरी बात ध्यान सुनना, हम ये केवल देख के नहीं बता सकते कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो हम देख के नहीं बता पा रहे हैं, तो हमने अगर हमें इंटरमीडिएट नहीं बन रहा तो क्या बन रहा होगा, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट वाला ग्राफ बना लिया, ये मैंने जियोसिम पढ़ा रखा है कि सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ गया और ऊपर जो आ रही है वो क्या रही, ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एवरी स्टेप इज एलिमेंट्री। अब हम कॉम्प्लेक्स चीज को जब हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एलिमेंट्री फॉर्म में ही तोड़ेंगे, एलिमेंट्री स्टेप्स में ही तोड़ लेंगे, उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। तो ये ग्राफ हमने बना दिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, देख लो ध्यान से कि R से क्या बना, पहले TS1 बनी, फिर एक इंटरमीडिएट बना, फिर TS2 बनी और फिर मतलब प्रोडक्ट बन गया सीधे। तो ये दो स्टेप में हुई, एक इंटरमीडिएट तक पहुंचा और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन गया। H2 और O2 की रिएक्शन जैसे हमें लगती है देखने में कि ये तो एलिमेंट्री होगी, लेकिन यह निहायत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बिल्कुल भी एलिमेंट्री नहीं है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी क्या रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्युलरिटी कहेंगे। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर so as to cause a chemical reaction is called molecularity of reaction। तो अलग दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स पास आके एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं जिससे केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ये थ्योरेटिकल टर्म है, ठीक, केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये केवल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन वो है जिनकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, 1। तो 1 मॉलिक्यूल आपस में टकराने के लिए हमें चाहे तो इसे हीट देनी पड़ेगी या फिर सनलाइट देनी पड़ेगी जिससे कि वो ब्रेक हो पाए। तो जैसे NH4NO2 को हीट किया तो क्या बनता है, N2+H2। अब तो तुम इनऑर्गेनिक में चीता हो गए हो लगभग, है ना, मान लेते हैं ना यार, अब तक तो हो ही गया होगा चीता, नहीं हो पाया अभी, रिवाइज करो, इनऑर्गेनिक बहुत कर रहे तरीके से। फिजिकल जो तुम्हें आ गई है रिवीजन कर लो मेरे साथ, लेकिन फिजिकल जो तुम्हें आ गई उसी सवाल बनेगा, कोई नया सवाल बना के। और अब यार एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोई भी नया सवाल जो तुम्हें तंग करा उसे छोड़ दो, अब सीखने का टाइम चला गया। अब जो नई चीज़ तुम्हें तंग कर रही है उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जो सवाल तुमने देख लिया नहीं लग रहा वो तो पेपर में वैसे भी नहीं आना, क्योंकि नया सवाल आएगा।
बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस क्या है, जिनकी मॉलिकुलरिटी 2 है, जैसे एस्टरिफिकेशन ले लें या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ले लें, जैसे ग्लूकोज की वाटर से रिएक्शन करा के सुक्रोज की वाटर से रिएक्शन करा के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देंगे। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शंस हैविंग मॉलिकुलरिटी 3 और मोर और रेयर, ये रेयर है। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल टर्म, इट कैन नेवर बी जीरो, फ्रैक्शन और नेगेटिव। ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसलिए मैंने दूसरे कलर के पेन से भी लिखी होगी कि मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे थ्योरेटिकल टर्म है, इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन और नेगेटिव, ये नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब अगर हम फ्लोरिनेशन करा रहे हैं या क्लोरिनेशन करा रहे हैं या ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि F2Cl2 और Br2 में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा आएगी। ऐसे ही लूकास टेस्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देखते हैं, तो टर्बिडिटी किसके लिए सबसे पहले आती है, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। ये तो बात याद होगी। और यार कोई भी पीओसी की बड़ी सी शीट याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी कुछ कराई है, बस वीडियो से एक बार देख लो। जो भी टेस्ट है वो सारे लिखे हुए हैं, मेरे को कॉन्फिडेंस है, कॉपी में लिखे हैं, ठीक। Concentration of reactant, product and catalyst. In general, rate of reaction depends upon the concentration of reactant. The rate of reversible reaction also depends upon the concentration of product, क्योंकि रिवर्सिबल होगी तो आगे पीछे दोनों तरफ चली तो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगी। फॉर सम स्पेसिफिक रीजन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे इन जनरल डिपेंड नहीं करती, लेकिन किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कर सकती है। तो इस बात को, इस सवाल को, इस लाइन को ध्यान रखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं इस बारे में क्या कि इन जनरल अगर लिख के आएगा कि कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती तो सही बात है, लेकिन कहीं अगर स्पेसिफिक बात पूछी गई है तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट होगी, बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आउटराइटली रिएक्ट नहीं कर सकते। टेम्परेचर, इन जनरल द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज राइज इन टेम्परेचर बट नॉट ऑलवेज। इनवर्स टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है, तो किसी को पता है या नहीं पता ये बताना। कोई सी ऐसा एक एग्जाम्पल बता दो जिसमें कि रिएक्शन का एग्जाम्पल बताना जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट कम हो रहा है। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होनी चाहिए। हाँ, तुमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन बैकवर्ड आई ना, तब तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा बढ़ता है, फॉरवर्ड का कम बढ़ता है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड आती है। ऐसी कोई रिएक्शन बताओ जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कम हो जाए। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट बिकम्स 2 to 3 टाइम्स, तो RT + 10/RT इज ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स। जनरली हम 2 टाइम्स ही लेते हैं, तो रिएक्शन को कैसे क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। प्रेशर केवल गैसेस रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो रेट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इतने सारे फैक्टर्स तुमने पढ़े थे, सुने थे या नहीं सुने थे, ये बताना मेरे को, है ना, ठीक। डिपेंड्स ओनली ऑन विच टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर यूजिंग, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये बात हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो इसे मैं पढ़ देता हूँ बस फटाफट और आगे बात करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन द रेट ऑफ सब्सटेंस टू रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। और एक्टिव मास, सब लोगों ने, किसी लोगों ने कमेंट भी किया था एक्टिव मास क्या होता है, तो मैंने कहा बता दूंगा काइनेटिक्स में। एक्टिव मास वो मास है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते समय अवेलेबल है। एक्टिव मास वो मास है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते समय अवेलेबल है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट के। इसे हम रेट लॉ कहेंगे, RF इज इक्वल टू KA/B। ये क्या हो गया हमारा, ये रेट लॉ हो गया, और K को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। अगर A टाइम्स A + B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C + D टाइम्स D से, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की पावर A और B की पावर B। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हम हर रिएक्शन को एलिमेंट्री ही मान के कर रहे थे, इसलिए ऐसा लिख पा रहे थे, एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस सिग्निफिकेंटली एट द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस। मतलब कि जब कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। और किस ऑर्डर का फर्क पड़ेगा, इससे हम ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो कहेंगे फर्स्ट है, कोई फर्क नहीं कर रहा है तो 0 है, पैराबोलिकली कर रहा है तो कैसा है, 2 है ऑर्डर, है ना। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो A टाइम्स A + B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C + D टाइम्स D ले लें, तो R इक्वल्स टू K A की पावर M B की पावर N हो जाएगा। A इज नॉट इक्वल्स टू M एंड B इज नॉट इक्वल्स टू N ऑलवेज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन M + N हो जाएगा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन A M के बराबर होता, B N के बराबर होता, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कैसे होंगे, सेम होंगे फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ध्यान रखने की बात यह है कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू।
वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू का मतलब है कि अगर ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलरिटी सेम आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। मान सकते हैं मोमेंटरली, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली पता ही होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस कभी ऐसा हो कि ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलरिटी सेम आ रहे हो लेकिन रिएक्शन कैसी हो, एलिमेंट्री ना हो। ठीक, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर जब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, तो हम कह रहे हैं पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए से पी बन रहा है मान लो, तो इंटीग्रेटेड लॉ कैसे लिखेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेंगे, ए नॉट ले लेंगे और इसे ए ले लेंगे। ये भाई रिवीजन है, ये पहली बार काइनेटिक्स देखने वालों के लिए नहीं है, बिल्कुल मत देखना इस वीडियो को। अगर पहली बार काइनेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक, ये मैं मान रहा हूँ कि एडवांस में जिन्हें रिवीजन करना है उनके लिए तेज़ी से मैं बना रहा हूँ, और जिन्हें धीमे पढ़ना है 10 जनवरी से एक बैच शुरू होगा। ठीक, उसके लिए पूरा मैं तुम्हें नोटिफिकेशन एक दिन लेके आऊँगा कि क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे प्लान करेंगे, पूरा शेड्यूलर दूंगा, पूरे साल भर का लगभग या महीने का देता रहूँगा कि कब कब क्या क्या होगा, और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा तसल्ली से, 11th और 12th दोनों के लिए एक एक बैच शुरू करूँगा। ठीक है, और वो भी फ्री 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 तो चाहिए सब कुछ, नहीं फ्री तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए मेरी बात, और तुम लोगों को ये पता चल रहा होगा कि कंटेंट मैं सही दे रहा हूँ ना। कंसेप्ट तो मैं अच्छी बताता हूँ, ज़्यादा सारे बताता हूँ, तो जो गांव दराज में दूर दूर बच्चे हैं, जो लोग कह के आए थे कि वो फ्री पढ़ाएंगे और फ्री नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी है ना, कंटेंट फ्री रहेगा और वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात तुम्हें दूर दूर तक पहुंचानी है। तुम्हारा काम यही होगा जब IIT पहुंच जाओ तो ये बात IIT में जाके भी बहुत दूर तक स्प्रेड करोगे, क्योंकि वंस यू बिकम IITian तुम्हारी बात सुनी जाएगी। मेरी बात इतनी कोई नहीं सुनेगा जितनी तुम्हारी सुनेंगे लोग। ठीक, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या किया, टी इक्वल टू जीरो पे ए नॉट ले लिया और ए ले लिया, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए की पावर जीरो के, तो डी ए बाई डी टी के ए की पावर जीरो हो गया। इंटीग्रेट कर दिया तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1/t ए नॉट माइनस ए, तो ये क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की लाइन है, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दिया, कैसा, निगेटिव स्लोप के साथ, सिंपल बात है। अब हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक, हाफ रिएक्टेंट बचे नहीं, ये बात कहना गलत है। कितने लोग ये जानते हैं कि आधा बन जाए या आधा बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्कुल नहीं। हाफ लाइफ वो है जिसमें आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, क्योंकि 3/4 लिख के आएगा तो मतलब इसका होता है कि 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 1/4 बची। हाफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3/4 99 में इनसे सब में फर्क पड़ेगा, तो जितना परसेंट लिखा उतनी रिएक्शन हो गई है। ठीक, तो टी हाफ पे क्या होगा, ए नॉट की ए की वैल्यू ए नॉट बाई टू हो जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे तो के टी हाफ जो आ जाएगा 1/k ए नॉट बाई टू आ जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि टी हाफ की वैल्यू ए नॉट के प्रोपोर्शनल आई है, टी 1/2 की वैल्यू कैसे आई है, टी हाफ कैसा आया, प्रोपोर्शनल आया ए नॉट के। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी के इंटू ए नॉट की पावर जीरो। ये तो सिंपल बात है, इसे तो यार सब लोग निकाल ही लेंगे, मोल्स पर लीटर और के इंटू ए नॉट पावर जीरो, तो के की यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और हम लोग कई बार क्या करेंगे, क्वेश्चन में केवल यूनिट देख के ही आंसर बता देंगे कि ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, H2 + Cl2 गैस ट्वाइस HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी कभी भी सेम नहीं आएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनवेरिएबली हमेशा कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी ऑलवेज। जब मैं ऑलवेज कह रहा हूं तो ये बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा कभी भी गलत प्रूफ नहीं हो पाएगी। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ए नॉट और ए ले लिया, टाइम कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट और ए ले लिया, माइनस डी ए बाई डी किसके लिख दिया, के ए की पावर 1 के बराबर लिख दिया, तो माइनस डी ए अपॉन ए क्या हो गया, के डी टी के बराबर हो गया। सॉल्व कर दिया तो ये फॉर्मूला फेमस हम लोगों को याद है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, ये हमें फॉर्मूला अच्छे से याद है। अगर हम इसी को थोड़ा सा के टी को यहाँ पे लिख लें, इधर के टी को इधर ले जाएं तो के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई हो जाएगा, तो ए इक्वल टू ए नॉट इंटू द पावर माइनस के टी भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। और रेडियो एक्टिव रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में तुमने पढ़ रखी है, इसलिए केमिस्ट्री में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना इस बात को। समय भी कम है यार, सब कुछ पढ़ा दूंगा तो फिर तुम परेशानी हो जाओगे, जितना पढ़ा दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। आयनिक और इलेक्ट्रो और बची है मेन चैप्टर, वो मैं कल परसों में करा दूंगा पूरे। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए तो ए से
क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। ग्राफ ऑफ लॉग ए वर्सेस टाइम बना है, तो लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, माइनस स्लोप के साथ माइनस के बाई 2.303 इसका स्लोप आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो हमने अभी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकाला था, मोल्स के टर्म में निकाल लेंगे तो मोल्स पहले क्या मान लेंगे ए और ए माइनस एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक, ए माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव नंबर होगा, क्यों, क्योंकि डी एक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक्स क्या हो रहा है, एक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो के ए की पावर ए माइनस एक्स की पावर 1 रख देंगे तो डी एक्स ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 से टी के टी, तो के टी की वैल्यू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगी, तो के की वैल्यू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगी। ए की इनिशियल वैल्यू इनिशियल मोल्स और ए माइनस एक्स क्या है, मोल्स एट टाइम टी। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो टी हाफ पे क्या होगा, ए माइनस एक्स की वैल्यू ए बाई 2 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई 2, तो के की वैल्यू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ ए अपॉन ए नॉट बाई ए बाई 2 हो जाएगी, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 है, तो इसे टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो टी हाफ है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसीलिए हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी रेज निकल रही है, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक। यूनिट्स कैसे निकालेंगे, यूनिट्स की आ जाएगी सेकंड इनवर्स, ये बात एकदम आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। अब ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे तो टी हाफ तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करा, तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ऑब्वियस बात है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, के ए की पावर 2, इंटीग्रेट कर देंगे तो के की वैल्यू 1/t 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट आ जाएगी। टी हाफ निकालेंगे तो टी हाफ देखोगे तो क्या आ जाएगी, टी हाफ आ जाएगी 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन ए नॉट, तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, यानी कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ रही थी, टी हाफ प्रोपोर्शनल थी ए नॉट के फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या आ रही थी, ए नॉट की पावर 0, फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इन्वर्स चल रहा है, ठीक। तो nth ऑर्डर के लिए अगर हम निकालें तो nth ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/t a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a नॉट टू द पावर n माइनस a नॉट 1 अपॉन a नॉट टू द पावर n माइनस 1, और टी हाफ कितनी आ जाएगी, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k n माइनस 1 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई a नॉट की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से ड्राइव हो जाएगा। अभी ड्राइव करने का समय नहीं है, जब 12th वाले जो 2024 के लिए पढ़ेंगे उन्हें तसल्ली से मैं ड्राइव भी कराऊंगा आराम से, उनके साथ तो धीमे धीमे पढ़ेंगे ना, समय होगा। क्षमा इसलिए क्योंकि मैं लेट आया, ठीक है। चलो कोशिश की है, देखते हैं तुम लोग कितना सपोर्ट करते हो, जिससे कि आगे इंतु बना रह पाए मेरा भी, ठीक। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी मोल की पावर n-1 एल की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। अब कैलकुलेट द टी 3/4 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ऑल्सो कैलकुलेट द हाफ लाइफ, ठीक। तो ये तो कैलकुलेट कर लोगे, छोड़ दो इस सवाल को करके लिए। ये 2-3 सवाल हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो ये सवाल कैसे लगाएंगे, 3 हाफ लाइफ कह रहा है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी हाफ होता है जब when a becomes a naught by 2, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितना बचेगा, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितना बचेगा, a naught by 2। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ कितना बचेगा, a naught by 4, इसका आधा, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा, यानी कि a नॉट बाई 8 आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है सो दैट t 99.9% इज इक्वल टू 3t 90% फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो इसे प्रूफ कर देता हूँ मैं। तो k की वैल्यू हो गई 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a। अब अगर हम a से p बना रहे हैं और 99.9% लिख रहे हैं, यानी कि t 99.9% पे क्या होगा, ये 0.1 बचा होगा और ये कितना बचा होगा, बन गया होगा 99.9 बन गया होगा, बन गया होगा। बोलो भाई, ये तो बात समझ में आ रही है।
कि ये कितना बचा, 0.1 बचा, मान लेते हैं 100 है तो ये 0.1 बचा और ये ऊपर 99.9 बन गया। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी T 2.303 डिवाइडेड बाई 99.9 लॉग ऑफ 100 बाय 0.1। तो ये आ जाएगा T 99.9 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग ऑफ 1000, यानी कि 3 इंटू 2.303 अपॉन के। ठीक, अब के 90% के लिए निकालें तो 2.303 डिवाइडेड बाई T90 लॉग ऑफ 100 बाई क्या हो जाएगा 10। तो ये आ गया T90 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 10, यानी कि आ गया 2.303 अपॉन के। ठीक, तो ये 3 टाइम्स आ गया, तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि T99.9 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स T90%। तो ये आसानी से प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसानी से ये काम हो पा रहा है। अब बात करते हैं मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सवाल पेपर में एडवांस में आने चाहिए। ठीक है, पिछली बार प्रेशर पूछा था, इस बार वॉल्यूम पूछ सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वाला क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बिल्कुल लिखा हुआ आया था। मेरे नोट्स तो पुराने ही हैं यार, मैं भी पुराना ही हो गया अब तो गैस इन क्लोज कंटेनर कैसे लिखेंगे, फॉर क्लोज कंटेनर V इज प्रोपोर्शनल, V इज कांस्टेंट एंड T इज कांस्टेंट। तो PV क्वेश्चन RT हो जाएगा, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो T इक्वल्स टू 0 पे हमने प्रेशर ले लिया P0 और T इक्वल्स टू T पे ले लिया PT। तो K की वैल्यू 2.303 अपॉन T लॉग P0 अपॉन PT आ गई। तो हमने कंपेयर कैसे कर लिया, A0 अपॉन A माइनस एक्स से कर लिया कम। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब ये सवाल आ गया, मान लो कह रहा है N2 decomposes into N2 and O2 the reactant and the product being all in gaseous phase. If the reaction is first order, develop an expression for the rate constant as a function of time, initial pressure P0 and the total pressure PT with time T. तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है और इसके ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो कह रहा है N2O ब्रेक हो रही है किसमें, N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस में। ठीक, इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर डेवलप एन एक्सप्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसका T इक्वल्स टू 0 पे इसका प्रेशर ले लिया P0, ये 0 हो गया। T इक्वल्स टू T पे ये P0 माइनस कुछ P गया तो ये P बन गया और ये P/2 बन गया। ठीक, तो PT की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, PT की वैल्यू दी है P0 माइनस P प्लस P0 बाई P/2। तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू निकला इन टर्म्स ऑफ PT माइनस P0 इज इक्वल्स टू P/2। तो P की वैल्यू आ गई 2P0 PT माइनस P0। आराम से समझना सवाल। ठीक, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O एट टाइम T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2PT माइनस P0। तो ये आ जाएगा 3P0 माइनस 2PT। तो K की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ P0 अपॉन P0 माइनस 2PT। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। अगर हम इसके ग्राफ वाफ बनाएंगे तो ग्राफ भी बन जाएंगे। ग्राफ बनाना तो आसान काम है, मैथमेटिक्स का काम है। केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ तक खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द थर्मल गैस फेज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल है, इसके लिए ये घर से करना है, होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल है, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया मैंने कि तुम घर से कर पाओ इसे। एक सवाल मैं और होमवर्क के लिए दे दूँ या लगा दूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ, सोल्यूशन मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तुम देख लेना, सोल्यूशन तो देख ही लोगे है ना। तो अभी डिस्कस करने से समय व्यर्थ जाएगा, या लगा के दिखा देता हूँ। चलो तुम लोग ये घर का ही ले करो यार, है ना। घर पे मैं कुछ और चीज़ें सॉल्व लगा के दिखाऊंगा, कुछ कठिन चीज़ों का। ये तो बहुत सिंपल बात है, आसानी से कर ही लोगे, तो इसे घर से करना है। ठीक है, तो इसमें 3 सवाल है। इनिशियल प्रेशर बताना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T बताना और रेट कांस्टेंट बताना है। ठीक,
अब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो पी और टी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 0 पे वी नॉट है, टी इक्वल टू टी पे वी टी है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ वी नॉट अपॉन वी टी। तो ये टाइट्रेशन के लिए यूज़ होगी। अब डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के लिए कैसे यूज़ करेंगे? द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन एक्वा सोल्यूशन इज कैटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ finely divided platinum, and strength of H2O2 can be measured by titrating with KMnO4 as KMnO4 is a self indicator। तो KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो KMnO4 H+ में पिंक होता है और Mn2 प्लस में चला जाता है जहाँ पे वो कलरलेस होता है। तो H2O2 की रिएक्शन कराई तो A ले लिया 0 0 हो गया, A माइनस एक्स, एक्स और एक्स हो गया, तो वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा A के, और वी टी किसके प्रोपोर्शनल होगा A माइनस एक्स के। तो K की वैल्यू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ वी नॉट बाई वी टी आ जाएगी। वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टी इक्वल्स टू 0 और वी टी इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टी इक्वल्स टू टी। अब बात आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा, ये मेरी गारंटी है, तो मैं लिख के ले लो, तुम लोग बताना मेरे को कितने लोगों को समझ में आया और मेरे से सुनने के बाद अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, ये मैं कमेंट्स में चाहता हूँ बताना। जरा देखना क्या कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस एस्टर हमने ये ले लिया, ये हमने क्या ले लिया एस्टर ले लिया, और इससे एसिड बन गया और अल्कोहल बन गया। हमें इस रिएक्शन का रेट निकालना है और H+ कैटलिस्ट लिया, तो हमने क्या किया कि A ले लिया, ये A माइनस एक्स हो गया, ये X बन गया और X बन गया। अब हम इसे NaOH के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं इसका। जब NaOH के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो हम इसका रेट कैसे निकालेंगे कि जितना NaOH यूज़ होगा वो सारा का सारा किससे यूज़ होगा, एसिटिक एसिड से यूज़ होगा, और जो भी एसिटिक एसिड आया है वो सारा का सारा किससे आएगा, इथाइल एसीटेट से आएगा, यानी एस्टर से आएगा। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना कि जो भी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH यूज हुए हैं वो किससे बनेंगे, रिएक्ट करेंगे, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, और एसिटिक एसिड जो भी आया होगा वो कहाँ से आया होगा, इथाइल एसीटेट से आया होगा। तो इनिशियली हमारे पास सोल्यूशन में क्या होगा, इनिशियली हमारे पास सोल्यूशन में क्या था, H+ कैटलिस्ट भी था। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन यूज्ड, अब यहाँ से जरा ध्यान सुनना मेरी बात, मैं स्लो कर रहा हूँ यहाँ से। द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन द बिगिनिंग दैट इज टाइम 0 पे एट टी, एस 0 टाइम मतलब कि 0 टी पे यूज हुआ, तो हमने वी नॉट मान लिया। इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ H+ प्रेजेंट व्हेन नो एसिटिक एसिड इज फॉर्म। तो जो वी नॉट है वो उसे टाइट्रेट करने में खर्च हुआ जो हमारा H+ कैटलिस्ट के फॉर्म में पड़ा हुआ था, उसे यूज करने में खर्च हुआ होगा। ये बात तो आसानी से समझ में आनी चाहिए कि अभी तो एसिटिक एसिड बना ही नहीं है, रिएक्शन हुई नहीं है, टी इक्वल टू 0 है, लेकिन जो NaOH गया वो किससे रिएक्ट कर लेगा, जो कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट हमेशा सेम क्वांटिटी में रहेगा, ना ज़्यादा या कम होगा, तो वी नॉट वॉल्यूम उसमें खर्च होगा जो एसिटिक एसिड को कैटलिस्ट बनाने में, मतलब H+ को कैटलिस्ट की तरह यूज़ करने में जो खर्च हुआ। अब टी इक्वल टू टी पे वॉल्यूम वी टी यूज़ हुआ, तो इसमें जब हम वी टी मेजर कर रहे होंगे तो मैंने देखो यहाँ पे एक व्यू रेट बना रखी है। वी नॉट वॉल्यूम आया जब एसिटिक एसिड कितना था नहीं, जब केवल H+ था। वी टी तब आया वॉल्यूम जब एसिटिक एसिड थोड़ा बन गया था, और रीडिंग जो होगी वो नीचे आएगी। तो हमें जब एसिटिक एसिड का केवल वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें वी नॉट को माइनस करना पड़ेगा। देखो भाई, हमने वी नॉट पे मेजर किया, ऐसा देखो वी नॉट पे मेजर किया और वी टी पे मेजर किया। अब हमें केवल एसिटिक एसिड का चाहिए, तो हम क्या करें, वी टी में से वी नॉट को माइनस कर दें कि नहीं कर दें, तो फिर हमारा किसका आ जाएगा, केवल एसिटिक एसिड के लिए यूज किया वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वी टी क्या है, अमाउंट ऑफ एसिड H+ प्रेजेंट एंड एसिटिक एसिड फॉर्म। तो अमाउंट द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन टाइट्रेटिंग ओनली एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा, वी नॉट माइनस वी टी आ जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल होगा द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट के। इसे हम प्रोपोर्शनल X भी कह सकते हैं, जैसे A माइनस एक्स ले रहे थे। अब द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड आफ्टर द रिएक्शन टेकन फॉर ए लॉन्ग टाइम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमने मान लिया वी इन्फिनिटी टाइम पे हमारा जो टाइट्रेशन हो रहा है वो इन्फाइनाइट टाइम पहुंच गया। तो उस टाइम पे क्या होगा, रीडिंग तो ऊपर से आ ही रही है पूरी, तो H+ भी टाइट्रेट हुआ होगा, प्लस एसिटिक एसिड जो मैक्सिमम बना होगा वो टाइट्रेट हुआ होगा। इन्फाइनाइट पे तो रिएक्शन खत्म ही हो गई होगी पूरी। तो हम कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड ओनली फॉर एसिटिक एसिड विल बी वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है किसका, ये मैक्सिमम अमाउंट है एसिटिक एसिड का, और वो प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल अमाउंट ऑफ एस्टर के होगा। तो A की वैल्यू आ गई वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, तो X की वैल्यू हम निकाल ली थी, A की वैल्यू निकाल ली, तो A माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट माइनस वी टी माइनस
वी नॉट, तो वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा तो वी इन्फिनिटी माइनस वी टी आ जाएगा, तो के की वैल्यू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ वी नॉट माइनस वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी आएगी, और इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, ठीक है, डू नॉट रिमेंबर दिस, जस्ट सॉल्व इट। अब ऑप्टिकल रोटेशन के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का एग्जांपल सबसे बेहतरीन होता है कि सुक्रोज को जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला जो लिख लेते हैं के इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि इसे ड्राइव नहीं कर रहे हम लोग, बिल्कुल जरूरत नहीं। आर नॉट क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है टी इक्वल टू 0, आर टी एंगल ऑफ रोटेशन है आर इक्वल टू टी इक्वल टू टी, और आर इन्फिनिटी एंगल ऑफ रोटेशन है टी इक्वल टू इनफाइनाइट। अब कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ फ्रॉम द गिवन मैकेनिज्म, ये सवाल पेपर में आ सकता है इस बारी एडवांस में, तो इसे जरा ध्यान से सुनेंगे। इन हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लिया हमने कि A2 प्लस B2 की ट्वाइस ही फॉलोज द मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म देख लो जरा कि A2 से 2A बन रहा है, ये फास्ट रिएक्शन है, A प्लस B2 K2 बना है, ये स्लो रिएक्शन है, और फिर एक फास्ट रिएक्शन है। तो हम रेट लॉ लिखते समय क्या करते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट को, जो रेट लॉ है उसमें इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होने चाहिए, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइन होता है स्लोएस्ट स्टेप से। ये तो सबको आता है, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तो मेरा काम है ये बताना कि while writing the rate, the intermediate should not appear in the rate law, and the slowest step determines the rate of reaction, and therefore it is known as rate determining step RDS। तो इसमें जो स्लो स्टेप है वो क्या है, A प्लस B2, तो इसका जो रेट लिखेंगे R इक्वल टू क्या लिखेंगे, K2 इंटू A इंटू B2। अब A तो हमारे पास है ही नहीं, तो A को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे, और इसके लिए हम K इक्विलिब्रियम लिख देंगे। K इक्विलिब्रियम की वैल्यू देखो नीचे लिखी हुई है, K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, A स्क्वायर अपॉन A2, तो A की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ A2 इंटू K इक्विलिब्रियम। इसे उठा के पुट कर दिया, तो इसका जो ऑर्डर आ गया वो 3/2 आ गया, सिंपल तरीके से, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। एक दो सवाल मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ जिससे तुम्हारी जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। कह रहा है कैलकुलेट द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ 2O3 गिव्स थ्राइस O2 whose mechanism is as follows: O3 gives reversibly O2 plus O and O3 plus O gives O2। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना हो रेट क्या लिखेंगे, रेट हम स्लो स्टेप के लिखेंगे K2 O3 इंटू O। अब O तो हमारा मेन रिएक्शन में है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम फास्ट रिएक्शन, इन क्वेश्चंस को लिख के तसल्ली से लगाना, 2 मिनट लगा देना इन पे एडवांस में भी, है ना, क्योंकि तुम ये जान रहे हो कि केवल केमिस्ट्री हो पा रही, फिजिक्स में तो बहुत मुश्किल चीज़ है, होने में से दिक्कत ही होगी। तो आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे कि के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू O2 इंटू O डिवाइडेड बाई O3। तो O की वैल्यू निकाल ली, K इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी K2 K2 इंटू के इक्विलिब्रियम, एक साथ ही लिख देते हैं, O3 यहाँ पे एक ऊपर भी है, तो O3 का स्क्वायर अपॉन O2 की पावर -1। तो इसका ओवरऑल जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, और O2 के रिस्पेक्ट में कैसा ऑर्डर है, निगेटिव ऑर्डर है, तो निगेटिव ऑर्डर भी होता है, ये बात हम लोग जान गए। अगली रिएक्शन के लिए होमवर्क है, ये आराम से अपने आप करना। एक क्वेश्चन मैंने 2 करके दिखा दिए, एक तुम अपने आप करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करें तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम, बट a number of composite reactions are known for which order and molecularity have different value। order और molecularity इनके लिए क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। and these reactions are called pseudo molecular reactions। जिसे SN1 हम ले लें तो SN1 क्या होती है, pseudo molecular reaction होती है, जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन जब एक्सेस में होता है तो थोड़ा बहुत चेंज होने से कोई फर्क उस पर ऑर्डर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो उसे हम pseudo ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब पैरेलल रिएक्शंस की बात करते हैं। पैरेलल काइनेटिक्स, अब यहाँ से बात थोड़ी सी मुश्किल शुरू होगी, एडवांस लेवल की बात है तो थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है ना, कि A गिव्स B प्लस C है, तो A से क्या बन गया, B बन गया, और A से क्या बन गया, C बन गया, ठीक। बोथ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो dV/dt क्या लिखेंगे, K1 है, और dC/dt लिखेंगे K2 के बराबर, सिंपल बात है। तो -dA/dt क्या लिखेंगे, अब ये पैरेलल काइनेटिक्स जा रहा है तो A में भी जा रहा है और B में भी जा रहा है, A में भी जा रहा है और B में भी जा रहा है, तो क्या करेंगे, K1 प्लस K2A लिखेंगे, इसे K1 प्लस K2A लिख दिया, तो -dA/A किसके बराबर हो गया, K1 प्लस K2 टाइम्स dt के बराबर। तो A की वैल्यू निकाला, A इक्वल टू A0 e टू द पावर -K1 प्लस K2t, तो dV/dt निकाल लिया। और इसी तरह से
डी सी बाई डी टी भी निकाल लिया। दोनों को डिवाइड करके देखा तो K1 अपॉन K2 आ गया। इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे यार ये वाला। अरे हाथ उठा के बता देना एक बारी, थम्स अप देना या लाइक करना, कुछ भी करके बताओ कि ये इंटीग्रेशन तो आता है ना कि जीरो से भी करेंगे। K1 e टू द पावर माइनस के टी का क्या होगा, e टू द पावर माइनस के टी अपॉन K1 प्लस K2। तो वही लिख दिया और इसे सॉल्व कर दिया, फिर लिमिट्स लगा के तो b अपॉन सी की वैल्यू आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन एक घर से करना है, तो इसका मैं ये लिख के दिखा दूं कि जैसे कई लोग कह रहे थे ना कि सर 2 वाला नहीं लिखना आता, तो देखो इसके लिए डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखोगे। डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स K1 A और डी सी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स K2A। ठीक, तो इसे बी बाई सी की वैल्यू निकालोगे। वैसे तुम तेज आदमी हो तो देख के बता सकते हो, आंसर तो 3/2 ही आएगा। 2/3 K1 अपॉन K2 वो तुम बता सकते हो देख के। अब मान लो कि ऐसी रिएक्शन हो रही है कि सपोज दैट ऑल रिएक्शंस आर एलिमेंट्री रिएक्शन, ए बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, ए से डी बन रहा है और ए से ई बन रहा है, लेकिन सबके लिए ऑर्डर अलग अलग है। तो ये कैसी ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन कर दिया है तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी सेम होंगी, तो ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना हमें। ठीक, तो पहली रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस डी ए वाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी ए वाई डी टी बराबर हो जाएगा K1 A के बराबर। माइनस डी ए वाई डी टी फॉर सेकेंड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, K2 टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर। माइनस डी ए वाई डी टी थर्ड रिएक्शन के लिए किसके बराबर हो जाएगा, K3 बाई ए क्यूब के बराबर। और माइनस डी ए बाई डी टी फोर्थ रिएक्शन के लिए हो जाएगा K4 इंटू ए की पावर 4 के लिए। ठीक, अब ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा, ओवरऑल जो हो जाएगा वो हो जाएगा K1 A प्लस K2 A स्क्वायर प्लस K3 A क्यूब प्लस K4 A की पावर 4। ठीक, ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 4 करें क्या, एवरेज नहीं निकालना है हम लोग, है ना, इसलिए डिवाइड बाई 4 नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर डिवाइड बाई 4 कर दिया तो गलत आंसर आएगा। हम लोग एवरेज नहीं निकालना है तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे, इतना ही। मतलब ये ऐसे समझो कि तुम 2 लोगों को या 5 लोगों को पैसे दे रहे हो 2-2 रुपए करके, तो 1 मिनट में कितने रुपए दे दोगे, 10 रुपए की एवरेज निकाल दोगे उसका, 2.5 रुपये थोड़ी दे रहे हो। अब बात आती है कंसेक्यूटिव काइनेटिक्स की। कंसेक्यूटिव काइनेटिक्स क्या कर रहा है, ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है। ठीक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे क्या कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 A। ठीक, डी बी बाई डी टी किसके बराबर लिखेंगे, अब देखो डी बी बाई डी टी किस रेट से बन रहा है, A1 K1 A से बन रहा है और माइनस K2 B से कर रहा है। ठीक, और डी सी बाई डी टी किसके लिए लिखेंगे, डी सी बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी K2 B के बराबर। ठीक, तो हम अगर माइनस डी ए बाई डी टी लिख लें, अगर हम इसके रेट निकालना चाहते हैं कि कैसे कैसे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ए इज इक्वल टू आ जाएगा A0 e टू द पावर माइनस K1T आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली लिखा ही जा सकता है इससे कॉन्सिक्वेंस निकाल के इतना। तो डी वी बाई डी टी में इसकी वैल्यू रख देते हैं, डी वी बाई डी टी किसके बराबर हो जा रहा था, K1 A0 e टू द पावर माइनस K1T माइनस K2B। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम सब लोग सॉल्व करना चाहते हो, देखो मैं कैसे करता हूँ इसे। मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं मान लेता हूँ कि निकालना नहीं आता, फिर भी हम इसे बना लेंगे अपने फॉर्मेट में। देखना जरा ध्यान से। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ e टू द पावर माइनस K2T से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय e टू द पावर माइनस K2T ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, e टू द पावर माइनस K2T dv बाई dt प्लस K2B
K2 इंटू ई टू द पावर माइनस K2t बी K1 A नॉट ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t माइनस माइनस हो जाएगा K1 माइनस K2t, ठीक, प्लस कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही चाहिए हमें, सॉरी, प्लस से कर देते हैं, ठीक। अब क्या करें, अगर इस नंबर को देखो ध्यान से तो इसे इंटीग्रल लिख सकते हैं ई टू द पावर K2t, या इसे डिफरेंशियल लिख सकते हैं, सॉरी, इसे डिफरेंशियल लिख लो, क्या, ई टू द पावर K2t इंटू बी इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा K1 A नॉट, कॉमन आ गया, ई टू द पावर माइनस K1 माइनस K2 टाइम्स टी डी टी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का फंक्शन हो गया। इंटीग्रेट कर दें, इसे कहाँ से कहाँ तक करें, इसे 0 से b तक करें, इसे 0 से t तक करें, तो b इंटू ई टू द पावर K2t की वैल्यू आ जाएगी K1 A नॉट डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2 1 माइनस ई टू द पावर K1 माइनस K2t, ठीक। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई K1 A नॉट डिवाइडेड बाई K1 माइनस K2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस K2t माइनस ई टू द पावर माइनस K1t। तो b एट टाइम t ये आ गया, b एट टाइम t ये आ गया हमारे पास में, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी मैक्स, कि मैक्सिमम बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। उस बी मैक्सिमम पे जब कौन सा टाइम ऐसा आएगा जिस पे टी मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि जो टी मैक्स आएगा वो आएगा 1/K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2 के बराबर आएगा। ये मैक्सिमम टाइम आएगा जब बी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और जो बी मैक्स आएगा वो आ जाएगा A नॉट K2 बाई K1 की पावर K2/K1 माइनस K2, ठीक। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम इसे करके रखोगे और निकाल के रखना है सीरियसली, मतलब ज़रूरत है इसकी, ये तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं इसके लिए मैं दे रहा हूँ, ये ना भी करो ऐसा भी चल जाएगा, ठीक। अब हमने रिएक्शन लिखी थी A से B बना और B से C बना, तो ये K1 था, ये K2 था। थोड़ी देर के लिए मान लो कि K1 इज वेरी वेरी लेस देन K2, तो RDS विल बी A to B, ठीक, A to B विल बी RDS हो जाएगी। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, जरा देखना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे तो A का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा होगा। अगर K1 छोटा है K2 से बहुत, तो B से C वाली रिएक्शन तेज हो रही होगी, तो B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो, लेकिन कभी A से ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, तो ये ऐसे ही चलेगा। और C का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता रहेगा, तो वो इस तरह से चलेगा। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। B का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि C वाली रिएक्शन बहुत तेज चल रही, B to C वाली, तो B से C बहुत तेज़ी से बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा पॉइंट हम देखें कि K2 इज़ वेरी वेरी लेस देन K1 ले लें, तो इसमें क्या होगा कि B to C क्या हो जाएगी, RDS हो जाएगी। तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें देखो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो A का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज ही करना है एक्सपोनेंशियली। इस बार B एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि A से B तेज बन रहा होगा और B से C कम बन रहा होगा, तो B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा और A से कभी भी फिर कम नहीं होगा। और C का कॉन्सेंट्रेशन स्लो बढ़ेगा इस बारी, लेकिन बढ़ेगा तो है ही। तो ये B हो गया और ये A हो गया। तो तीनों के ग्राफ हमें, दोनों तरह के ग्राफ समझ में आ गए, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इनके लिए मैंने जगह छोड़ी है तुम्हारे लिए कि तुम इसे अपने आप करोगे, ठीक है। डेरिवेशन है, इसे जगह छोड़ दी, खाली पेज रहेंगे, प्रिंट आउट निकालना, कर लेना इसे जरूर, ठीक। मैंने आंसर लिख ही दिया तो तुम कैलकुलेशन तो कर ही लोगे।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो ये अर्नियस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अर्नियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो के को रेट कांस्टेंट करे, ई ए को एक्टिवेशन एनर्जी, आर को यूनिवर्सल कांस्टेंट, टी को टेम्परेचर और ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कर रहा है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जहाँ हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कर रहे हैं, इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, हिस्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो के को ए को हम लिख सकते हैं पी और जेड के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ठीक, तो log ऑफ k2 बाई k1 की वैल्यू ई अपॉन 2.303 r 1/t1 माइनस 1/ti एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए हम ग्राफ बना लेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पे बिल्कुल भी। ठीक, इतनी ही बात हमें करनी थी, ज़्यादा इससे ज़्यादा बात हमें करना नहीं है डिस्कशन। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और हमारा काम पूरा हो गया, फटाफट हमने पूरा देख लिया। और इसके बाद तुम्हें यार क्या करना कि PYQs के डिस्कशन जरूर देख लेना, उसमें एक दो क्वेश्चन अर्नियस इक्वेशन पे सही से आए, जिसमें वो पूछा था कि अर्नियस इक्वेशन से कंपैरिजन करने के अलावा भी उससे भी ज़्यादा रेट कांस्टेंट आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अर्नियस इक्वेशन से जो रेट कांस्टेंट आ रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर को 1 ले लिया, यानी कि एक एटम से ही टकराएगा। लेकिन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है वो 1 से ज़्यादा यानी 100% से भी ज़्यादा आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा हो तो सोडियम एक साथ 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है, जिसे हार्पून मैकेनिज्म कहते हैं। कितने लोगों ने हार्पून का नाम सुना था बताना मेरे को, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग 50 मिनट में। हम लोगों ने ये भी चैप्टर कंप्लीट किया है और होपफुली आराम से किया है, तुम आराम से देख पाओगे और समझ पाओगे और पेपर में भी सवाल इसका सही लगाओगे। मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलते हैं हम लोग अगली बार। थैंक यू तब तक के लिए, और बस देखते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, यही इतना ही कहना तुमसे। बाकी तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, जरूर सेलेक्ट होगे। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो ओके, बाय बाय।